से देन आप यूज़ करते हो SSH प्रोटोकॉल। SSH एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। टेलनेट पहले यूज़ किया जाता था बट वो सिक्योर नहीं है। ओके, तो SSH कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करता है? 22, करेक्ट। 22 पोर्ट नंबर यूज़ करता है। टेलनेट 23, करेक्ट। ओके, देन उसके बाद हमने रिमोटली फाइल ट्रांसफ़र देखा था। तो रिमोटली फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ करते हो? ओके, रिमोट सिंक्रोनाइजेशन, SCP एंड रिमोट सिंक्रोनाइजेशन, दोनों ही कमांड से आप रिमोटली फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो। डिफरेंस क्या है दोनों में? करेक्ट। इंक्रीमेंटल डेटा को क्या करता है? सेंड करता है। अगर फर्स्ट टाइम ही दोनों से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो दोनों ही सेम टाइम लेगी। ओके, तो SCP से भी उतना टाइम लगेगा एंड रिमोट सिंक्रोनाइजेशन से भी उतना टाइम लगेगा। बट सेकेंड टाइम आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, जिससे पहले से कुछ डेटा था उसमें ही कुछ डेटा न्यू ऐड हुआ है एंड वो डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है, तो मैक्सिमम टाइम कौन लेगी आपकी? SCP। रिमोट सिंक्रोनाइजेशन क्या करेगा? उस डेटा को सिंक्रोनाइज करेगा एंड देन जितना इंक्रीमेंट हुआ है उतने डेटा को सेंड करेगा, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो दोनों ही कमांड आप रिमोटली फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो कल लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक है हमारा फायरवॉल। ठीक है, आगे जाके आपको ये एरर देगा, इसलिए हमें फायरवॉल शॉर्ट में देखना है। सो बता सकते हो मुझे फायरवॉल क्या क्या पता है आपको फायरवॉल के बारे में? करेक्ट। वायरस को प्रोटेक्ट करता है। क्या? वायरस को प्रोटेक्ट करता है। वायरस से प्रोटेक्ट करता है। वायरस को प्रोटेक्ट करता है? नहीं, वायरस क्या बता रहे हो? आप तो ऐसे बता रहे हो फायरवॉल वायरस से सेंड करता है हमारे लैपटॉप के इनसाइड। राइट, आप करेक्ट बता रहे हो सूर्यकांत। आप में से चिन्मय, अद्वैत, करेक्ट। ओके, जैसे सपोज देखो कि आप नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो। ओके, तो कुछ पैकेट आपके इनसाइड आते हैं, कुछ पैकेट बाहर जाते हैं, मतलब कि जैसे आपके नेटवर्क में प्रोसेस चलती रहती है। तो फायरवॉल का काम क्या है? जो नेटवर्क में ट्रैफिक है उसे फिल्टर करने का काम कौन करता है? फायरवॉल। अगर आपके फायरवॉल के प्री डिटरमाइंड रूल में उस प्रोटोकॉल की एंट्री है तो ये फायरवॉल क्या करेगा? उसे अलाउ करेगा, अदरवाइज उसे ब्लॉक करेगा। जैसे सपोज देखो आपका सिस्टम है, देन ये आपका लैपटॉप है। तो सबसे पहले तो अगर कुछ भी अनऑथराइज एक्सेस लेने का ट्राई कर रहा है कोई, या तो कोई अदर सर्विस है जिसकी फायरवॉल में एंट्री नहीं है। ठीक है, सपोज ये हमारा नेटवर्क है एंड देन यहाँ पे कुछ सिस्टम कनेक्टेड है। ओके, इनविजिबल है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, नहीं, सबको स्क्रीन विजिबल नहीं है। और मैम अब वेरीफाई करो स्क्रीन विजिबल है। नहीं है। नहीं है, विजिबल है। जिनको विजिबल नहीं है सो आपके नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज मैंने स्क्रीन तो प्रॉपर्ली शेयर की है। तो एक बार क्या करो, क्विकली डिस्कनेक्ट करो एंड फिर से ज्वाइन करो। ओके। यस,
चलो करो। वेरीफाई करो पंकज, विजिबल है स्क्रीन? Yes, it's visible, visible. ओके, ठीक है। सो जैसे सपोज यहाँ पे आपके सिस्टम एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। देन अब लाइक ये हमारा सर्वर ऐसे मानते हैं, इसे हमने होस्ट नेम क्या दिया है, सर्वर। ये हमारा क्लाइंट, ओके, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, ऐसे हमारे क्लाइंट है। अब देखो क्लाइंट ने कुछ भी रिक्वेस्ट सेंड की, तो सपोज सर्वर है तो सर्वर का काम क्या है, क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो अभी के लिए देखो क्लाइंट ने कुछ रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर के पास, तो सर्वर के पास कब जाएगा, देखो सबसे पहले इसे डिफेंस कौन करेगा, आपका फायरवॉल। आपके कंप्यूटर की सबसे पहले वाली सिक्योरिटी कौन सी होती है, फायरवॉल। इसे बोला जाता है फर्स्ट सिक्योरिटी गेट ऑफ कंप्यूटर, ओके, बिकॉज सबसे पहले डिफेंस कौन करता है, फायरवॉल। देन उसके बाद आपकी इनसाइड की सिक्योरिटी स्टार्ट होती है, लाइक आपका एंटीवायरस है या तो अदर भी कोई सिक्योरिटी आपने लगाई है, तो बाकी की सिक्योरिटी बाद में आती है, बट सबसे पहले लाइक डिफेंस करता है आपका फायरवॉल। तो फायरवॉल का जैसे भी रूल होंगे उसके हिसाब से लाइक जो प्रोटोकॉल आ रहा है उसकी एंट्री होगी तो ही फायरवॉल उसे अलाउ करेगा, अदरवाइज इसे बाहर ही ब्लॉक करेगा जो भी आपने सर्विस सेंड की है, ओके। तो फायरवॉल क्या करता है कि जो भी नेटवर्क में ट्रैफिक आता है उसे फिल्टर करने का काम करता है। सो जो भी उसके पैकेट्स होंगे, पैकेट में जो हेडर होता है, हेडर के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फायरवॉल कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो जोन के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फायरवॉल के अलग अलग जोन होते हैं, ओके। जैसे देखो वर्क जोन, होम जोन, देन पब्लिक जोन, ऐसे अलग अलग जोन होते हैं। वर्क जोन लाइक सपोज देखो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, आपने वर्क जोन सेट किया है, तो आप ऑफिस में क्या है, चांसेस है कि आपके ऊपर कोई अटैक करने का या तो अनऑथराइज सर्विसेज लाइक आपके सिस्टम में आने का ट्राई कर रहे हैं। तो आपने अगर वर्क जोन सेट किया है तो फायरवॉल उसके हिसाब से क्या करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। आपने होम जोन सेट किया है तो होम में लाइक आपके ट्रस्टेबल पर्सन होते हैं, ओके, सो ज़्यादा अटैक होने के चांसेस नहीं है, तो होम जोन में फायरवॉल उसके हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। कुछ सर्विसेज को अलाउ करेगा, कुछ सर्विसेज को डिनाई करेगा। एंड पब्लिक जोन, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फायरवॉल कौन से जोन पे प्रोवाइड करता है, पब्लिक, बिकॉज पब्लिक में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके ऊपर अटैक होने के, ओके। जैसे देखो कि आपकी बैंक है या तो आपको देखो बैंक के मैसेज आते हैं ना कि पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होके, कोई नेटवर्क से कनेक्ट होके कोई ट्रांजैक्शन मत करो, सिक्योरिटी रिलेटेड काम मत करो, ओके, बिकॉज चांसेस मैक्सिमम होते हैं पब्लिक जोन में अटैक होने के। जैसे पब्लिक में कोई किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कोई भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। जैसे देखो कोई मॉल है या तो शॉप है बड़ा, हां फ्री वाईफाय, जिथे पण तुमचं फ्री वाईफाय असेल, सपोज मॉल है तो मॉल में भी बहुत बार फ्री वाईफाई मिल जाता है। जैसे मॉल में आपने कुछ खरीदा, ट्रांजैक्शन करने के लिए मैक्सिमम टाइम आप वो वाला वाईफाई यूज़ करते हैं। तो उसी साइड देखो मॉल के आसपास कॉफ़ी शॉप होता है या तो जो भी शॉप है, ठीक है, बट वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, हैकर हो सकते हैं। सेम आप जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हो वो भी उसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, बिकॉज फ्री में मिल रहा है, तो उसी साइड वो बैठते हैं, लैपटॉप लेके बैठेंगे, उन्हें क्या कर हैकिंग आता है तो ईजीली वो आपको कैप्चर कर सकते हैं। जैसे आप दोनों एक नेटवर्क में आ गए एंड देन आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो या तो कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क कर रहे हो, तो कुछ ही सेकंड में आपको कैप्चर कर लेते हैं, आपका सारा डेटा उनके पास चला जाता है। तो ऐसी हैकिंग मैक्सिमम टाइम होती है, ओके। सो इसलिए बोला जाता है कि पब्लिक जोन में, मतलब पब्लिक वाईफाई हो या तो कोई नेटवर्क हो, उसमें आपको लाइक सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके ऊपर अटैक होने के, आजकल तो वही ज़्यादा चल रहा है,
ओके। वैसे फ्री में मिलता है तो हर लोग वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाते, यूज़ करते। जैसे देखो कॉलेज में भी फ्री मिलता है तो कॉलेज के साइड जाके बैठते थे। ओके, मतलब फ्री जहाँ पे मिलता है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। सो फायरवॉल क्या करता है, पब्लिक जोन में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रिक्टली डिनाई करता है। अगर आपकी एंट्री उस फायरवॉल के प्री डिटरमाइंड रूल में है तो ही फायरवॉल आपको अंदर जाने देगा, अदरवाइज बाहर ही ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करके रखेगा, ब्लॉक, अंदर जाने ही नहीं देगा। ठीक है। सो जैसे देखो कल में हमने क्या किया था, SSH यूज़ किया था। तो क्लाइंट से सर्वर, मतलब क्लाइंट से हमने क्या किया था, सर्वर का एक्सेस लिया था, या तो सर्वर से आपने क्लाइंट का एक्सेस लिया था। तो यहाँ पे जो SSH है, तो हमें तो सर्वर का सक्सेसफुली एक्सेस मिला था, या तो जो भी आपका क्लाइंट है उसका भी आपको सक्सेसफुली एक्सेस मिला था। ओके। तो यहाँ पे हमें ब्लॉक क्यों नहीं किया फायरवॉल में, बिकॉज यहाँ पे देखो SSH से हम क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे यूजिंग SSH प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे अगर फायरवॉल में हमारे SSH की एंट्री होगी तो ही हमें अलाउ करेगा, अदरवाइज हमें बाहर ही ब्लॉक किया होता है इसने। तो सपोज ऐसे मानते कि हमारे फायरवॉल में SSH की एंट्री होगी, तभी हमने, मतलब हमारे फायरवॉल में हमें इनसाइड छोड़ा एंड सक्सेसफुली एक्सेस लेने दिया। तो वेरीफाई करना है हमें। तो फायरवॉल क्या है आपका, फर्स्ट सिक्योरिटी गेट ऑफ कंप्यूटर, ऐसे इसे बोल सकते हो। या तो जो आपका नेटवर्क होता है, तो नेटवर्क में जो ट्रैफिक होता है उसे फिल्टर करने का काम करता है। कैसे फिल्टर करता है, जो भी इसके प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल है उसके हिसाब से फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है। जैसे आपको रीड करना है तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, नोट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो अपने नोट्स निकाल लो। देन नेक्स्ट देखो, फायरवॉल के अलग अलग जोन होते हैं, जैसे ड्रॉप जोन है, ब्लॉक जोन है, होम है, पब्लिक है, बहुत सारे। बट इतने सारे जोन हम यूज़ नहीं करते। सबसे बेस्ट होता है एंड सजेस्टेड किया जाता है पब्लिक जोन, बिकॉज पब्लिक में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फायरवॉल आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है। देन फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना है, तो नेक्स्ट हमारी कमांड है firewall -cmd। फायरवॉल के रिलेटेड हमें कुछ भी करना है, देन कमांड यूज़ करनी है firewall -cmd। फायरवॉल की सर्विस है फायरवॉल डी मतलब डेमॉन, ग्रुप ऑफ सर्विसेज। तो फायरवॉल की सर्विस है फायरवॉल डी। तो जैसे आपको देखो सर्विस का स्टेटस देखना आता है, देन आपको इनेबल करना आता है, स्टार्ट करना आता है, यस डिसेबल करना आता है, मतलब सारा आपको पहले से आता है। ओनली अब क्या चेंज हो रहा है, सर्विस का नेम चेंज हो रहा है। तो आगे भी बहुत सारी सर्विस मिलेगी जिसका नेम ओनली चेंज होगा, बाकी का लाइक स्टेटस देखना है, स्टॉप करना, स्टार्ट करना है, ये सब सेम रहेगा। ठीक है। तो करंटली देखो हमारे पास जो फायरवॉल है तो उसका हमें स्टेटस देखना है एंड वेरीफाई करना है कि कल हमने एक सिस्टम का एक्सेस दूसरे सिस्टम पे लिया था, तो यूजिंग SSH प्रोटोकॉल। ओके। सो हमें वेरीफाई करना है तो हमें एक्सेस कैसे मिला था, क्या SSH वहाँ पे पहले से ऐड है, आगे जाके मैक्सिमम टाइम आपको जो एरर देगा वो फायरवॉल होगा। तो एरर देख के आपको समझ में आना चाहिए आपको ब्लॉक किसने किया है, फायरवॉल ने। ठीक है, करंटली आप सर्वर पे प्रेजेंट हो, देन सबसे पहले आपको सर्वर से एक्सेस लेना है क्लाइंट का, ले लो। SSH
@192.168 then 0.3 then yes password is red hat then सक्सेसफुली एक्सेस मिला यस देन मतलब कि SSH यूजिंग SSH प्रोटोकॉल आपने एक्सेस लिया है, वो एक्सेस आपको सक्सेसफुली मिला। आपने रिक्वेस्ट की क्लाइंट के पास, क्लाइंट का जो भी फायरवॉल होगा उसने अलाउ किया है, तभी आपको ये एक्सेस मिला। ठीक है, अब करंटली हम वेरीफाई करते हैं फायरवॉल की एक सर्विस है फायरवॉल डी, उसका स्टेटस वेरीफाई करो। सिस्टम CTL देन स्टेटस किसका देखना है, फायरवॉल डी का। देन करंटली ये सर्विस क्या है, एक्टिव है, रनिंग है एंड इनेबल है। तो जैसे सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे तो ये सर्विस स्टार्ट मिलेगी या स्टॉप, स्टार्ट मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे क्या शो हो रहा है, इनेबल। अगर यहाँ पे डिसेबल होता तो नहीं मिलते, जैसे रिस्टार्ट करते तो ये सर्विस स्टॉप हो जाती। ओके, सो सर्विस का स्टेटस लाइक आपको परमानेंटली देखना है तो यहाँ पे देख के बताना है। इनेबल का मीनिंग कि परमानेंटली उस सर्विस को आपने ऑन किया है। ठीक है, सो बाहर आते। देन वैसे सर्विस को मैनेज करना आपको आता है, लाइक स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, तो उसे हम स्किप करते हैं। ओके, तो सर्विस को आप मैनेज कर सकते हो, इनेबल करना है, डिसेबल करना है। ओके, देन हमें वेरीफाई करना है कि हमने सामने वाले सिस्टम का एक्सेस लिया है लाइक यूजिंग SSH प्रोटोकॉल, तो हमें सक्सेसफुली एक्सेस मिला। तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि फायरवॉल के जो भी रूल है क्या उसमें SSH पहले से ऐड है। तो जाओ क्लाइंट के ऊपर, बिकॉज हमने क्लाइंट का एक्सेस लिया है। देन टर्मिनल, सो यूज करो कमांड है फायरवॉल -cmd -get-default-zones। default-zone ऑल होगा, get-all-zone, सारे जोन की लिस्ट देख लेते हैं। मिस्टेक हो रही, फायरवॉल -cmd -get-default-all-d। ठीक है, मुझे सारे जोन की चाहिए, तो $-get-all-zones। ठीक है, वेरीफाई कर लेते एक बार, बिकॉज ये डेली बेसिस कमांड नहीं है हमारी, जोन्स ओनली, ऑल नहीं। ठीक है, $-get-zones, तो सारे जोन की लिस्ट मिल जाएगी। तो देखो आपके पास ब्लॉक जोन है, DMZ, ड्रॉप, एक्सटर्नल, होम, बहुत सारे। ओके, देन पब्लिक, वर्क जोन है, ट्रस्टेड वाला है। अब मुझे लाइक जोन के नाम तो दिख गए, बट मुझे इसके डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, जैसे अभी जो कमांड हमने रन की है, तो फायरवॉल -cmd $-get-zones, तो इससे क्या मिला हमें, जोन की लिस्ट कि हमारे पास कौन से जोन अवेलेबल है। देन हमें फायरवॉल की डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे यूज़ करोगे $-list-all-zones, तो सारे जोन की डिटेल में लिस्ट मिल जाएगी, उसमें कौन से सर्विसेज ऐड है। ओके, ये आपको दिख जाएगा। चलो यूज़ कर लेते हैं। सो यूज़ करो फायरवॉल -cmd। फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना है तो कमांड यूज़ करनी है फायरवॉल -cmd $-list-all-zones, तो सारे जोन की लिस्ट दिख जाएगी। तो वर्क जोन है, ओके, सो ट्रस्टेड वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। देन पब्लिक एंड करंटली एक्टिव जोन कौन सा है हमारा, पब्लिक जोन। ओके, इसके सामने एक्टिव दिख रहा है। ये सर्विसेज देखनी है हमें। देखो सर्विसेज में आपको SSH शो हो रहा है, यस SSH यहाँ पे पहले से ऐड है, इसलिए हमें क्या मिला, सक्सेसफुली उसका एक्सेस मिला था। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ से SSH को हटा देते,
निकाल देते हैं फायरऑल से। देन कमांड यूज़ करोगे फायरऑल -cmd डबल हाइफन परमानेंट डबल हाइफन। देखो अब सर्विस हम रिमूव कर रहे हैं बट आपको कोई सर्विस ऐड करनी है तो यहाँ पे यूज़ करना है डबल हाइफन ऐड देन सर्विस। देन जैसे आपको नाम से ऐड करना है तो यहाँ पे क्या लिखना है सर्विस देन सर्विस का नाम। सपोज मुझे HTTP को ऐड करना है तो यहाँ पे प्रोटोकॉल का नाम मेंशन करना है। देन सपोज आप चाहते हो कि इसके पोर्ट नंबर से ऐड करना है डबल हाइफन ऐड हाइफन पोर्ट। देन कौन सा पोर्ट है HTTP का, ओ यस कौन सा है TCP या UDP ये भी आपको बताना है। TCP है या तो UDP। अगर पोर्ट नंबर से आप ऐड कर रहे हो तो पोर्ट नंबर पता होना चाहिए, वो TCP या तो UDP ये भी आपको पता होना चाहिए। डन। देखो सक्सेसफुली ऐड हुआ बट आपने फायरऑल में कुछ भी चेंज किया। जैसे देखो सर्विस में आप कुछ भी चेंज मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ भी चेंज करते थे तो उसकी सर्विस रिस्टार्ट करना ज़रूरी है। सेम फायरऑल में आपने कुछ भी चेंज किया तो फायरऑल को भी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो कर लो इसकी सर्विस systemctl रिस्टार्ट देन फायरऑल D एंटर देन सर्विस रिस्टार्ट हो गई। बट फायरऑल की और एक कमांड है लाइक फायरऑल -cmd डबल हाइफन रीलोड। दोनों कमांड का मीनिंग सेम है, दोनों ही कमांड सेम काम करती है। ओके देन दोनों में से आप कौन सी भी कमांड यूज़ कर लो। ये फायरऑल की खुद की कमांड है, बाकी की कमांड तो हमारी कॉमन वाली है, हर एक में हम यूज़ करते हैं। ओके सो ये भी आप कमांड यूज़ कर सकते हो या तो ये भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में से जो भी आपको यूज़ करनी है वो कमांड आप यूज़ कर लो। तो करंटली हमने क्या किया है 80 पोर्ट नंबर को ऐड किया है। वेरीफाई करो ऐड हुआ कि नहीं। देन कैसे चेक करोगे फायरऑल -cmd डबल हाइफन लिस्ट हाइफन ऑल हाइफन जोन्स। तो सारे जोन की लिस्ट मिल जाएगी। तो इसमें से हमें देखना है हमारा एक्टिव वाला। देखो यहाँ पे क्या 80 ऐड है, यस पोर्ट नंबर में देखना है आपको। अगर किसी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर आपको पता होगा तभी पहचानना आ जाएगा कि वो प्रोटोकॉल ऐड है या नहीं। अगर पोर्ट नंबर ही नहीं पता तो समझ में नहीं आएगा कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे ऐड है या तो कौन सा नहीं है। तो इसलिए हर एक प्रोटोकॉल का नेम एंड पोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट उस प्रोटोकॉल के रिलेटेड एक दो सेंटेंस में उसका यूज़ भी पता होना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपको ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा, पोर्ट नंबर आपको पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो इसके ऊपर पड़ेंगे, ठीक है। जैसे DHCP का पोर्ट नंबर पता है? हुआ नहीं बट मैंने बोला था आपको प्रोटोकॉल की लिस्ट निकालनी है, प्रोटोकॉल की लिस्ट निकालनी है। उसमें से जो यूज़ प्रोटोकॉल होते हैं ओके सो उसकी लिस्ट निकालो, उसके पोर्ट नंबर निकालो। देन प्रोटोकॉल विथ पोर्ट नंबर आपको करके रखने हैं, ठीक है। सो DHCP यूज़ करता है पोर्ट नंबर 67 एंड 68, दो पोर्ट नंबर यूज़ करता है। DHCP का यूज़ क्या है? प्रोवाइड ऑटोमेटिक IP टू क्लाइंट सिस्टम। ओके क्लाइंट सिस्टम को ऑटोमेटिक IP प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? DHCP सर्वर। ओके देन बाकी के भी अदर प्रोटोकॉल है लाइक HTTPS है, ओके देन DNS है, बहुत सारे प्रोटोकॉल है। तो ऐसे आपको क्या करना है उनकी लिस्ट निकालनी है, जो भी ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो प्रोटोकॉल आपको निकालने हैं, उसके पोर्ट नंबर करके रखने हैं। सो नेक्स्ट वाले मॉक में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन होंगे तो ये आपको करके रखना है, ठीक है। तो ये टास्क लाइक पेंडिंग नहीं छोड़ना है बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है। अभी के लिए हमने क्या किया है HTTP को ऐड किया है। अब हमारा प्लान है हमें SSH को रिमूव करना है। तो कमांड यूज़ करो फायरऑल -cmd डबल हाइफन परमानेंट। आगे जाके यही कमांड आपको ज़्यादातर यूज़ करनी है, ओके देन डबल हाइफन। अब रिमूव करना है हमें तो यहाँ पे लिखोगे रिमूव। ऐड करना है तो ऐड लिखोगे, सर्विस से ऐड करना है तो सर्विस लिखो। अगर आपको पोर्ट नंबर से ऐड करना है तो पोर्ट नंबर से भी कर सकते हो। अभी हम रिमूव कर रहे हैं तो हमारा जो SSH है सर्विस से ऐड है या तो पोर्ट नंबर से ऐड है?
सर्विस से, तो रिमूव करते समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्विस लिखना पड़ेगा। देन SSH, देन एंटर। चलो रिमूव तो किया है, अगेन इसे रिस्टार्ट करना है। तो फायरऑल की खुद की कमांड है फायरऑल -cmd --reload, या तो systemctl रिस्टार्ट फायरऑल डी, दोनों में से कौन सी भी कमांड यूज़ करो। वेरीफाई करो एक बार कि फायरऑल में जो SSH था वो ऐड हुआ था, मतलब रिमूव हुआ कि नहीं। cmd --list -all -zones, देन वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। तो करंटली देखो SSH यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब ट्राई करो, सर्वर पे जाओ एंड एक्सेस लेने का ट्राई करो क्लाइंट का। पहले तो हमें सक्सेसफुली एक्सेस मिलता था, कर लो SSH √@192.168 देन 0.3। जैसे एंटर किया इसने क्विकली एक एरर दी। क्या एरर दी? कनेक्ट टू होस्ट, कनेक्ट करने का ट्राई किया किस वाली सिस्टम को जिसका IP एड्रेस है 192.168 देन 0.3। कौन से पोर्ट नंबर से? 22। बट नो रूट टू होस्ट, जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता किसने ब्लॉक किया है? फायरऑल ने। देखो यहाँ पे कि जैसे आपका क्लाइंट है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की तो फायरऑल ने क्या किया? वेरीफाई किया। ये रिक्वेस्ट किससे आई है? 22 पोर्ट नंबर से, मतलब यूजिंग SSH प्रोटोकॉल। तो SSH की एंट्रीज फायरऑल में नहीं थी, तो इसने क्या किया? इसे यहाँ पे ही ब्लॉक किया, इसे अंदर छोड़ा ही नहीं। तो इसने बोला कि जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं, अभी मैं आगे नहीं जा सकता, तो मुझे यहाँ पे रोक के रखा है। सो आगे जाके आपको ऐसे एरर मिली तो समझ जाना आपको ब्लॉक किसने किया है? फायरऑल ने ब्लॉक किया है। तो सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल फायरऑल में ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको फायरऑल इनसाइड जाने देगा। ओके, सो नो रूट टू होस्ट, ऐसी एरर आपको तभी मिलेगी जब आपका फायरऑल आपको ब्लॉक करेगा। ठीक है, क्लियर? यस। चलो अब फिर से हमें अलाउ करना है SSH को, तो अगेन क्या करना पड़ेगा? फायरऑल में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्लियर कर लो। फायरऑल -cmd --permanent --add -service, देन कौन सी सर्विस? SSH। देन नेक्स्ट फायरऑल -cmd --reload, डन। अब सक्सेसफुली एक्सेस मिल सकता है बिकॉज अभी हमने ऐड किया है। देन पासवर्ड मिल गया। अब आपको फायरऑल ने अंदर छोड़ा एंड देन एक्सेस लेने दिया बिकॉज आपके फायरऑल के रूल में SSH की एंट्री है। ओके, सो फायरऑल जो वेरीफाई करता है तो उसके प्री डिटरमाइंड जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड रूल है तो उसमें अगर ऐड है तो ही अंदर जाने देगा, अदरवाइज से अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, सो अब देखो कि जैसे हमने वेरीफाई किया कि सारे जोन की हमें लिस्ट मिल गई, साथ में सारे जोन की डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गई। आप चाहते हो कि करंटली वेरीफाई करना है आपको कि कौन सा जोन सेट है, तो $-get-default-zone, तो जो भी जोन आपका करंटली सेट है वो जोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो वेरीफाई करते हैं हमारे जो सर्वर है उसे कौन सा जोन सेट है फायरऑल का, तो यूज़ करो फायरऑल -cmd -get-default-zone, एंटर। देन कौन सा जोन है करंटली? हमारा पब्लिक जोन सेट है। ओके, देन अब देखो यहाँ पे परमानेंटली यहाँ पे देखो हमने मतलब कि करंटली हमारा पब्लिक वाला जोन अवेलेबल है। आपको जोन चेंज करना है, जैसे गेट किया है वैसे सेट करना है, $set-default, देन जो भी जोन आपको सेट करना है -zone इक्वल्स टू लाइक आपको ट्रस्टेड करना है ट्रस्टेड डालो, वर्क करना है वर्क, या तो अदर भी होम जोन है वैसे आप जोन सेट कर सकते हो। देन उसके बाद जोन में भी चेंज किया तो रिलोड करना जरूरी है बिकॉज आपने चेंज कहाँ पे किया है? फायरऑल में चेंज किया है। जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंज करते हो
तभी आप उसकी सर्विस को रिस्टार्ट करते हो, तभी आपको चेंजेस मिलते हैं। सेम फायरवॉल में कुछ भी ऐड किया या तो कुछ भी चेंज किया तो उसे रिलोड करना या तो उसकी सर्विस को रिस्टार्ट करना जरूरी, तभी आपको चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, सो कर लो। अब हमें दूसरा जोन सेट करना है। करंटली हमारा जोन पब्लिक है, ठीक है, तो कर लो जोन सेट। फायरवॉल -cmd डबल हाइफन सेट हाइफन डिफॉल्ट हाइफन जोन। सो कौन सा करना है, ट्रस्टेड या वर्क या तो होम, जो भी है, ठीक है, डन। फायरवॉल में कुछ चेंज किया है तो इसकी सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज रिलोड कर लो। तो फायरवॉल -cmd डबल हाइफन रिलोड एंड वेरीफाई करो क्या फायरवॉल का चेंज हुआ। फायरवॉल -cmd डबल हाइफन गेट हाइफन डिफॉल्ट हाइफन जोन, तो कौन सा जोन है, होम जोन सेट हुआ। तो लिस्ट देखोगे ऑल, तो देखो वहाँ पे भी दिखाएगा एक्टिव जोन कौन सा है, डबल हाइफन लिस्ट हाइफन ऑल हाइफन जोन्स। देन ट्रस्टेड नहीं है, पब्लिक देखो एक्टिव नहीं है। अब कौन सा एक्टिव शो होगा, होम में दिख रहा है एक्टिव। देन यहाँ पे सांबा के लिए कुछ परमिशन है, मतलब यहाँ पे कुछ सर्विसेज ऑलरेडी आ रहे। जो भी आपका एक्टिव वाला जोन है उसमें चेंजेस होगा, आप कुछ चेंजेस करोगे। तो करंटली हमारा होम जोन सेट है, बट सबसे अच्छा वाला जोन होता है पब्लिक, एंड सबसे ज़्यादा फायरवॉल यहाँ पे ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो हमें यही जोन सेट करना है। तो चलो फिर से जोन चेंज कर लेते हैं हमारा। करो फायरवॉल -cmd डबल हाइफन सेट हाइफन डिफॉल्ट हाइफन जोन इक्वल्स टू पब्लिक। नेक्स्ट फायरवॉल -cmd डबल हाइफन रिलोड। ठीक है, पब्लिक जोन आपका सेट हुआ कि नहीं वेरीफाई करो। सो फायरवॉल -cmd डबल हाइफन गेट हाइफन डिफॉल्ट हाइफन जोन, तो करंटली पब्लिक जोन सेट है। तो पब्लिक में आपने ऐड किया था 80 पोर्ट नंबर को, ठीक है, रिमूव कर दो उसे। फायरवॉल -cmd डबल हाइफन परमानेंट डबल हाइफन रिमूव पोर्ट सर्विस ने। अब ऐड किससे किया था हमने, पोर्ट से, तो रिमूव भी किससे करना पड़ेगा, पोर्ट से। नेक्स्ट एड नहीं SSH जो हमने ऐड किया है वो सर्विस से, पोर्ट नंबर से ऐड किया था हमने 80 एंड देन ए TCP है। देन ऑर्निंग ये पहले से आपका इनेबल है, ठीक है। सो चलो अब इसे हटाना है हमें, तो रिलोड करना है, तभी वो चेंजेस आपको मिल जाएगा। रिलोड एंड वेरीफाई करके देख लो। सो फायरवॉल -cmd डबल हाइफन गेट हाइफन लिस्ट हाइफन ऑल हाइफन जोन्स, तब डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। देन वेरीफाई करो, पब्लिक में गया पोर्ट, यस, ठीक है। तो अभी के लिए देखो, जैसे सपोज हमें यहाँ पे फायरवॉल की सर्विस देखना पड़ता है या तो पोर्ट, तो सारे लिस्ट हमें देखनी पड़ती है। इससे अच्छा हम चाहते हैं कि ओनली फायरवॉल की क्या हो, सर्विसेज डिस्प्ले होनी चाहिए या तो उसके पोर्ट दिखने चाहिए, ठीक है। देन अभी देखो यहाँ पे कि फायरवॉल में आप कौन सी भी सर्विस ऐड कर सकते हो, तो चाहे सर्विस से मतलब सर्विस के नेम से ऐड कर सकते हो या तो पोर्ट से भी आप ऐड कर सकते हो। तो ऐड करने के लिए ऐड यूज़ करोगे, सर्विस से तो सर्विस यूज़ करोगे, एंड पोर्ट नंबर से करना है तो पोर्ट यूज़ करोगे। देन नेक्स्ट देखो कि सपोज अब हमें एक्टिव जोन वेरीफाई करना है, या तो आपने डिफ़ॉल्ट डाला तो भी आपका डिफ़ॉल्ट वाला दिख जाता है, या तो डिफ़ॉल्ट डालो या तो एक्टिव डालो, तो जो भी करंटली आपका जोन सेट है वो जोन आपको मिल जाएगा। देन अब हमें क्या करना है, जो भी करंटली जोन है या तो
जिस भी जोन की आपको सर्विसेज देखनी है तो यहाँ पे क्या लिखना है, डबल हाइफन जोन इक्वल्स टू जोन का नाम। लाइक आपको पब्लिक जोन की सर्विसेज देखना है तो यहाँ पे पब्लिक लिखो, देन डबल हाइफन लिस्ट हाइफन सर्विसेज, तो सर्विसेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो हमें देखना है सर्विसेज की लिस्ट। क्या यूज़ करोगे, फायरवॉल हाइफन CMD डबल हाइफन जोन इक्वल्स टू लाइक पब्लिक। ठीक है, पब्लिक करंटली हमारा पब्लिक है, इसकी सर्विसेज देखनी है हमें, लिस्ट हाइफन सर्विसेज। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज है सारी सर्विस आपको दिखेगी। अब मुझे इसके पोर्ट देखना है तो यहाँ पे लिखोगे फायरवॉल हाइफन CMD डबल हाइफन जोन इक्वल्स टू पब्लिक के ही मुझे पोर्ट देखना है, डबल हाइफन लिस्ट हाइफन पोर्ट्स। तो कोई भी पोर्ट नहीं है, अगर होता तो यहाँ पे हमें शो होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो HTTP है ये मुझे हटाना है, हटाओ। फायरवॉल हाइफन CMD डबल हाइफन परमानेंट डबल हाइफन रिमूव हाइफन सर्विस इक्वल्स टू HTTP। देन नेक्स्ट रिलोड करना है, फायरवॉल हाइफन CMD डबल हाइफन रिलोड। एंड अब ओनली सर्विसेज को वेरीफाई करो, एंड वेरीफाई करो ये HTTP रिमूव हुआ कि नहीं। यस, सर्विसेज डन हो गया रिमूव। ओके, सो आप लाइक किसी भी पर्टिकुलर जोन की सर्विस भी वेरीफाई कर सकते हो, उसके पोर्ट भी वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइक होम के वेरीफाई करने हैं तो या आप इसकी जगह पे पब्लिक की जगह पे होम लिख दो, होम की सर्विसेज आपको मिल जाएगी, जो भी होम की सर्विसेज है। ओके, तो आगे जाके तो आपको मैक्सिमम यही कमांड यूज़ करनी है कि फायरवॉल में ऐड करना है या तो रिमूव करना है। ओके, इतना ही हमें, एंड देन रिलोड करना है, ये वाली स्टेप आपके लिए यूज़ करनी है। देन रिमूव करना भी आपको आता है कि फायरवॉल में से लाइक कोई भी सर्विस रिमूव करनी है तो सर्विस यूज़ करना है, अगर पोर्ट रिमूव करना है तो पोर्ट यूज़ करना है। पोर्ट ऐड करते समय आपको ये भी बताना है वो पोर्ट आपका TCP है या तो UDP। रिमूव करते समय भी सेम वो आपको मेंशन करना है कि वो पोर्ट आपका TCP है या तो UDP पोर्ट है। क्लियर? तो फायरवॉल इतना ही है कि फायरवॉल को मैनेज करना आना चाहिए, कि फायरवॉल में किसी भी सर्विस को आपको डालना आना चाहिए या तो रिमूव करना आना चाहिए, बिकॉज आगे जाके मैक्सिमम टाइम आपको ब्लॉक करेगा फायरवॉल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस, ऑनलाइन ऑफलाइन को डाउट है फायरवॉल में? नो क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैकेज मैनेजमेंट। ठीक है, सो पैकेज मैनेजमेंट हमें यहाँ पे करना है लिनक्स में। जैसे विंडोज़ में आप क्या बोलते हो इसे, सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, उसे अनइंस्टॉल करते हो या तो अपडेट करते हो, वो सारा आपको आता है। सेम लिनक्स में हम सॉफ्टवेयर को ही क्या बोलते हैं, पैकेज। ओके, पैकेज। तो पैकेज को आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए, देन अपडेट करना आना चाहिए, अनइंस्टॉल करना आना चाहिए, रिमूव करना आना चाहिए, मतलब सारी स्टेप आपको एक पैकेज को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैकेज मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने आने चाहिए इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देन एक सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर कैसे बनता है कि उसमें मल्टीपल फाइल्स आपकी क्या होती है,
कंबाइन होती हैं, तब एक सॉफ्टवेयर आपका बन जाता है। ओके, लाइक आपकी लाइक एक जिप फाइल जैसी फाइल होती है, जैसे विंडोज़ में .exe नाम से मिलती है। ओके, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जब वो रन करते हो देन आपका एक सॉफ्टवेयर लाइक इंस्टॉल हो जाता है। ओके, सो सेम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ही क्या बोला जाता है, पैकेज। जैसे वहाँ पे पैकेज है मतलब सॉफ्टवेयर है, सेम यहाँ पे। ओके, ओनली यहाँ पे वर्ड आएगा आपका पैकेज। देन पैकेज को आप इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, या तो अपडेट कर सकते हो, ये सारी स्टेप। ठीक है, देन पैकेज का आर्किटेक्चर। जब भी यहाँ पे कोई पैकेज इंस्टॉल करोगे तो उसका नेम कैसे आएगा। ओके, सपोज देखो कि सबसे पहले होगा आपके पैकेज का नेम, कि जो भी पैकेज आपने इंस्टॉल किया है। सपोज यहाँ पे पैकेज का नेम है httpd-tool समथिंग। देन उसके बाद उसका वर्जन, ये पैकेज का वर्जन है कि कौन सा पैकेज लिया है आपने। देन रिलीज मतलब EL9 है आपका, एंटरप्राइज लिनक्स 9 या तो 8। सो अभी 9 है तो यहाँ पे EL कितना दिखेगा, 9, बिकॉज आप RHEL 9 यूज़ कर रहे हो। देन उसके बाद आर्किटेक्चर दिखेगा 86-64 बिट, एंड हर एक पैकेज का एक्सटेंशन कंपलसरी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, RPM, रेड हैट पैकेज मैनेजर। ओके, सो जैसे विंडोज़ में आपको EXE दिखता है, यहाँ पे कंपलसरी हर एक पैकेज का एक्सटेंशन आपको मिलेगा .RPM। ओके, कौन सा भी पैकेज देखो उसका एक्सटेंशन आपको कंपलसरी मिलेगा RPM। तो जब भी कोई पैकेज आप देखोगे तो उसका नाम इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा। सबसे पहले होगा नेम, देन उसके बाद पैकेज का वर्जन, रिलीज होगा, आर्किटेक्चर होगा, एंड आपका एक्सटेंशन की RPM एक्सटेंशन। ओके, देन नेक्स्ट हमें पैकेज इंस्टॉल करना है। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए दो मेथड होती है, एक होता है स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन, दूसरा नेटवर्क इंस्टॉलेशन। तो स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन अभी यूज़ नहीं किया जाता, बट पहले यूज़ किया जाता था जब देखो लाइक नेटवर्क ज़्यादा नहीं था। अब कुछ दिनों से नेटवर्क ज़्यादा ही फ्री हुआ है, तभी भी कम पड़ने लगा है। बट जैसे देखो कि पहले कैसे था, आपको मंथली 100 MB 200 MB ऐसे मिलता था, तो वो भी बहुत होता था, इतना यूज़ नहीं करते थे आप। तो 100 MB आपका आराम से 1-2 मंथ चलता था। अभी अभी तो डेली देखो, डेली पैक आपका 1.5 GB 2 GB, 1.5 GB तो रहा ही नहीं, कोई यूज़ ही नहीं करता। अब 2 GB या तो 3 GB तभी भी कम पड़ जाता है, तो लाइक दोपहर को ही ख़त्म होता है। ओके, मतलब कि देखो कि पहले कैसे था, थोड़ा सा नेटवर्क था तभी भी आपका काम आराम से चलता था, बट अभी पूरा का पूरा हम डिपेंड हो गए इसके ऊपर। तो अब कितना भी नेटवर्क है तभी भी हमें कम पड़ता है। वैसे हमारे पास टाइम ज़्यादा हुआ है तो मोबाइल हम ज़्यादा देखते हैं। यस, हाँ देखो, यस ठीक है। तो देखो कि पहले क्या होता था, जैसे देखो सपोज आपको लाइक एक VLC प्लेयर, ऐसे मानो कि पहले ज़्यादा लैपटॉप भी नहीं थे, जैसे आपके किसी फ्रेंड ने लिया तो मतलब अलग लगता था, उसने लैपटॉप लिया है या तो उसने PC लिया है। ओके, आपके पास भी है, कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो पहले हम क्या करते थे, जैसे देखो आपको VLC प्लेयर चाहिए तो आप क्या करते थे, उस फ्रेंड के पास से तो उसके पास जाते थे, पेन ड्राइव में लेके आते थे, देन इंस्टॉल करते थे। अब आपको VLC प्लेयर चाहिए इस टाइप, कि आप किसी के पास जाओगे, कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप किसी के पास नहीं जाते, बिकॉज अब क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज सर्वर है जिसके ऊपर सारा डेटा स्टोर है, एंड यूजिंग इंटरनेट आप क्या करते हो, उसे एक्सेस करते हो एंड सीधा डाउनलोड कर लेते हो। तो अभी आपको ये ज़रूरत नहीं है। तो पहले ये काम होता था लाइक CD DVD एंड PD में आपके पैकेजेस या तो सॉफ्टवेयर आते थे, या तो देखो एंटीवायरस पहले आपको CD में मिलता था, CD DVD में मिलता था ना, बट अभी एक की मिल जाती है। ये देखो, ये भी नेटवर्क यूज़ करने लगा। तो मतलब कि जैसे चेंज हुआ है, पहले आपको ये मैनुअली करना पड़ता था, एक लेके आना पड़ता था, देन वो सारा इंस्टॉल करना पड़ता था। अब डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्ट होके आप वो सारा काम कर सकते हो। तो ये हमारी नेटवर्क इंस्टॉलेशन मेथड है। तो लाइक एक सर्वर होगा, वहाँ पे सारा कुछ स्टोर किया है, यूजिंग इंटरनेट हम उसे एक्सेस करते हैं एंड डायरेक्टली वहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, सो
स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन एंड नेटवर्क इंस्टॉलेशन। तो अभी स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन वाली मेथड यूज़ नहीं करते हम यूज़ करते हैं नेटवर्क इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन। वैसे तो ये यूज़ नहीं होती, बट हमें इसका मीनिंग समझना है तो हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे इसका। ठीक है, सो आरपीएम रेड हैट पैकेज मैनेजर। सो आरपीएम जैसे अभी आपने एक्सटेंशन देखा, तो आरपीएम नाम से एक कमांड भी है जो कि हम यूज़ करते थे स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन में। ओके, सो आरपीएम कमांड आपकी आरएचएल में भी सपोर्ट करती है, सेंट ओएस में भी सपोर्ट करती है एंड फेडोरा में भी सपोर्ट करती है पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। तो आरपीएम कमांड से आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। देन ये यूज़ की जाती थी स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन में। देन इसके कुछ ड्रॉबैक है, लाइक अभी पढ़ोगे तो वैसे क्लियर नहीं होंगे, तो पढ़ो। वी कैन नॉट इंस्टॉल डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इन सिंगल शॉट, एंड दूसरा है इट डज नॉट वेट फॉर यूज़र कन्फर्मेशन। ठीक है, सो प्रैक्टिकली जैसे इसे देखेंगे तो इसके जो ड्रॉबैक है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें पैकेज इंस्टॉल करने हैं, तो पैकेज कहाँ पे स्टोर है? आपके सारे सर्वर पे, बट आपके पास आईएसओ फाइल है। रेड हैट वालों ने क्या किया है, जितने भी ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है सारे कहाँ पे दिए? हमें आईएसओ फाइल के इनसाइड दिए। तो आईएसओ फाइल के इनसाइड सारे पैकेजेस है आपके। वैसे हमें पैकेज चाहिए तो हम रेड हैट के साइड से कनेक्ट होके वहाँ से भी सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बट पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे आईएसओ फाइल से पैकेजेस इंस्टॉल करना है। वैसे तो अपडेट करने के लिए हमें जाना है रेड हैट के साइट के ऊपर, बिकॉज आईएसओ फाइल में आपके पुराने वाले ही वर्जन से, जैसे सपोज करंटली आपके VLC प्लेयर का जैसे कि वर्जन चल रहा है 9 पॉइंट समथिंग, लाइक 2 चल रहा है, ऐसे 1, तो आईएसओ फाइल में ये वर्जन है। आपने अपडेट किया तो भी कहाँ से अपडेट होगा? नहीं, अभी कहाँ से अपडेट होगा? आईएसओ फाइल से तो नहीं हो सकता, बिकॉज अपडेटेड वर्जन आईएसओ फाइल में नहीं है। जो भी वर्जन है आईएसओ फाइल में वो तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो अपडेट करना है तो हमें किसके पास अपडेटेड मिलेगा? रेड हैट के साइट के ऊपर उन्होंने अपडेटेड पैकेजेस रखे, तो हमें रेड हैट के साइट से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड देन पैकेजेस को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो वो अपडेट वाला हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, आईएसओ फाइल से पैकेज इंस्टॉल करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सिस्टम में क्या होनी चाहिए? आईएसओ फाइल होनी चाहिए। अगर विजिबल नहीं हो रही है तो आपको ऐड करनी पड़ेगी। जैसे देखो यहाँ पे मैं लॉगिन करती हूँ मेरे सिस्टम में, देन LSBLK करो, लिस्ट ब्लॉक, देन यहाँ पे आईएसओ फाइल का पाथ शो हो रहा है, यस। अगर किसी का यहाँ पे आईएसओ फाइल का पाथ शो नहीं हो रहा है, जैसे दूसरा सिस्टम होगा मेरा, यहाँ पे भी वेरीफाई करते क्या आईएसओ फाइल विजिबल है। सो देखो आईएसओ फाइल यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो ये आईएसओ फाइल यहाँ से रिमूव क्यों हुई? जैसे मैंने जब भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप की थी तो मेरी आईएसओ फाइल कहाँ पे थी? डाउनलोड में, तो मैंने वहाँ से ही सिलेक्ट की थी। बट उसके बाद आपने क्या किया कि आपको याद आया, ठीक है आईएसओ फाइल डाउनलोड में क्यों पड़ी है, अभी तो हमें इसका कुछ यूज़ नहीं है, तो उसे आपने कॉपी करके दूसरे फोल्डर में डाल दिया, तो उसकी लोकेशन क्या हो गई? चेंज हो गई। हमें पता है उसकी लोकेशन चेंज हुई, तो सिस्टम को लोकेशन नहीं पता, तो इसे कौन सी लोकेशन पता थी? डाउनलोड। तो डाउनलोड में आपकी आईएसओ फाइल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आईएसओ फाइल का पाथ आपको शो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, सबसे पहले आईएसओ को ऐड करना सीखना है, मतलब यहाँ पे विजिबल होनी चाहिए आईएसओ फाइल। ठीक है, सो करंटली अपना सिस्टम क्या करना है, आपको पावर ऑफ करना है। ओके, अगर रिस्टोर पॉइंट चेक है तो यहाँ से आपको उसे अनचेक करना है। ठीक है, मैं करंटली वो आईएसओ फाइल रिमूव होती है या नहीं यहाँ से देखती हूँ।
ठीक है, सबसे पहले सिस्टम क्या करना है, पावर ऑफ करना है, रिस्टोर पॉइंट हटाना है। देन जैसे पावर ऑफ करोगे देन सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद सपोज स्टोरेज में जाना है। ओके, स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको कंट्रोलर साटा, ये वाला ऑप्शन आपने यूज़ किया है पहले, यस किया है। हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए इसके साइड में देखो एक ऑप्शन है ऑप्टिकल ड्राइव। ओके, सो इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है एंड जिस भी लोकेशन पे आपकी आईएसओ फाइल है तो यहाँ पे उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट देन ओपन देन चूज देन उसके बाद ओके एंड देन जिस कंडीशन पे आपका सिस्टम है वहाँ से ही स्टार्ट करना है। इसलिए डेटा पैक आपको कम पड़ जाता है। सेशन टाइम में मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन सेट कर लेते हैं। एंड वेरीफाई करना है कि आईएसओ फाइल आपकी विजिबल होती है या नहीं। सो टर्मिनल ओके देन LSBL के देन आईएसओ फाइल का पास हो रहा है यस। तो आपके जो पैकेजेस है सारे पैकेजेस इस आईएसओ फाइल में है, तो इस आईएसओ फाइल में जाओ CD देन रन के इनसाइड मीडिया के इनसाइड रूट के इनसाइड RHEL डन। देन LS करो, यहाँ पे आपको कुछ फोल्डर एंड कुछ फाइल्स शो हो रही है। देन यहाँ पे देखो अपस्ट्रीम एंड बेस OS दो फोल्डर शो हो रहे हैं, तो इस दो फोल्डर में आपके सारे पैकेजेस अवेलेबल है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम की साइज वेरीफाई करो, करेक्ट DU-SH किसकी शो करनी है, अपस्ट्रीम की। आपके आईएसओ फाइल की टोटल साइज कितनी है 8 GB, देखो यहाँ पे शो कर रहा है कितना है 8 GB। एंटर। तो अपस्ट्रीम की साइज कितनी है 6.3 GB एंड एक बेस OS है, इसकी भी वेरीफाई करो DU-SH देन बेस OS 1 GB के आसपास है, तो टोटल कितना हुआ दोनों मिला के 7.3 GB। तो 8 में से माइनस करो 7.3 GB, कितना बचा 700 MB। तो 700 MB क्या है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी के सारे पैकेजेस ये जो 8 GB हमारी आईएसओ फाइल है इसमें से ओनली 700 MB हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की साइज है, देखो कितनी कम है। बाकी के तो क्या है ओनली पैकेजेस है। ठीक है, सो जो पैकेजेस है आपको दो फोल्डर में मिलते हैं अपस्ट्रीम एंड बेस OS। जाओ अपस्ट्रीम में CD अपस्ट्रीम के इनसाइड मिलेगा एक पैकेजेस, देन पैकेजेस के इनसाइड मिलेंगे आपको पैकेजेस, सो P कैपिटल पैकेजेस देन LS। यहाँ पे सारे आपके क्या है पैकेजेस है। देखो हर एक पैकेज का एक्सटेंशन आपको क्या शो हो रहा है RPM. ओके, देन
जैसे सपोज हमें क्या करना है, RPM कमांड से एक पैकेज इंस्टॉल करना है। सो यूज़ करो RPM, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करोगे आई फॉर इंस्टॉल। देन इंस्टॉल होते समय देखना है तो वर्बोस, एंड देन कितना % इंस्टॉल हुआ ये देखना है, तो हैश फॉर्मेट में दिखाएगा। देन सपोज पैकेज का नाम देती हूँ मैं VSCFTPD समथिंग ऐसे कुछ। ओके, सबसे पहले मैं वेरीफाई करना चाहती हूँ क्या VSCFTPD पैकेज मेरे सिस्टम में पहले से अवेलेबल है या नहीं। ओके, मुझे वेरीफाई करना है, तो इस कमांड को मैं कैंसिल करती हूँ। देन RPM से वेरीफाई करना है मुझे कि VSCFTPD पैकेज हमारे पास इंस्टॉल है या नहीं, तो इससे क्यूरी पूछो, Q-Q। देन कौन सा, VSCFTPD, तो ये बता रहा है कि पैकेज VSCFTPD इज़ नॉट इंस्टॉल नहीं है, तो हमें इसे क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो अब कमांड डाल दो RPM-IVH, देन VSCFTPD। मैंने जैसे टैब प्रेस किया तो ये कंप्लीट हो गया जो भी उसका वर्जन है, एंटर। देन अब जैसे हमने एंटर किया तो इसने सीधा क्या कर दिया, हमारे पैकेज को इंस्टॉल कर दिया। तो इंस्टॉल कर दिया, हमें इसने शो भी नहीं किया कि लाइक ये जो पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हो इसकी साइज़ कितनी है, इंस्टॉल होने के बाद कितनी होगी। ओके, सो आपको इंस्टॉल करना है या तो नहीं करना, ऐसे कुछ भी आपसे नहीं पूछा, सीधा इसने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। तो ऐसे लाइक एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपको इसने वैल्यू ही नहीं दी। ओके, बिकॉज आपसे पूछा ही नहीं कि करना है नहीं करना, उसके मन में आया उसने कर दिया। ओके, सो ये इसका एक ड्रॉबैक है। देखो यहाँ पे जाओगे तो पढ़ो कि इट डज नॉट वेट फॉर यूज़र कन्फर्मेशन, हमसे कोई कन्फर्मेशन नहीं लेता, कि हमें शो नहीं करता कि आपका पैकेज की साइज़ टोटल इतनी है। लाइक सपोज 100 MB है, इंस्टॉल करने के बाद 200 MB होगी, इज़ दिस ओके, सो आपके लिए ओके है, ऐसे कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्टली इसने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, सो अगेन आते हैं यहाँ पे, अब वेरीफाई करो कि आपके पास VSCFTPD पैकेज अवेलेबल है, तो क्यूरी पूछते हैं, तो अब बता रहा है कि ये पैकेज है, इसका कुछ वर्जन है। ओके, ऐसे मतलब कि इसने नाम डिस्प्ले कर दिया। अब इस पैकेज को आपको रिमूव करना है, तो कमांड यूज़ करनी है RPM-E, इरेज, इस पैकेज को इरेज करना है। कौन सा, VSCFTPD। ठीक है, हमने वर्बोस नहीं लगा इसलिए आपको भी शो नहीं हुआ। अगेन वेरीफाई करो, क्यूरी पूछो, हो गया रिमूव। तो देखो रिमूव किया तभी भी हमसे नहीं पूछा इसने, सीधा क्या कर दिया, रिमूव, आपको वैल्यू नहीं दी इसने। ठीक है, मतलब कि इसने ये नहीं पूछा कि आपकी टोटल स्पेस इतनी थी तो इतनी वाली स्पेस आपकी 200 MB फ्री हो जाएगी, तो इज़ दिस ओके, ऐसे कुछ भी हमसे मैसेज इसने नहीं लिया, सीधा क्या कर दिया, पैकेज को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब कुछ पैकेजेस आपके बेस OS में भी है। ओके, तो अभी करंटली हम कहाँ पे थे, एपस्ट्रीम में, तो आ जाओ, एक स्टेप बैक आना आता है, CD डॉट डॉट कहाँ पे आ गए, एपस्ट्रीम में, अगेन एक स्टेप बैक, देन यहाँ पे आपका बेस OS है, जाओ बेस OS में, CD बेस OS, यहाँ पे भी पैकेजेस नाम से फोल्डर होगा, तो पैकेजेस आ गए, पैकेजेस में, यस, यहाँ पे भी कुछ पैकेज आपके अवेलेबल है। ठीक है, अगेन RPM कमांड से हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करना है, सो RPM-IVH, देन मुझे सांबा नाम का कुछ पैकेज इंस्टॉल करना है, सांबा समथिंग कॉमन वाला है कुछ। ठीक है, बहुत सारा है तो 4 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ये वाला पैकेज मुझे इंस्टॉल करना है। तो देखो हमने पैकेज इंस्टॉल करने का ट्राई किया तो इसने सक्सेसफुली हमारे पैकेज को क्या दिया है, बताया है कि ये पैकेज आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, हमें रिमूव करना है, इसे कर लो रिमूव। RPM या तो दूसरा कोई पैकेज ट्राई कर लेते इसमें से। ठीक है, सांबा RPM-IVH, देन सांबा कॉमन लाइब्रेरी समथिंग है कुछ। ठीक है, सो ये भी पहले से
चलो इसे ही रिमूव कर देते जो अवेलेबल है। सो RPM हाइफन इरेज सांबा कॉमन वाला, कॉमन क्या था समथिंग 4 पॉइंट, ठीक है यही रिमूव कर देते कॉमन वाला। वर्बोज लगाना है, सो वर्बोज देखो ये बता रहा है फेल डिपेंडेंसीज कि ये पैकेज आपको रिमूव करना है, तो इसके रिलेटेड जो पैकेजेस है वो भी पहले आपको क्या करने पड़ेंगे यहाँ पे लाइक रिमूव करने पड़ेंगे। तो रिमूव करते समय ये ले रहा है, जैसे इंस्टॉल करते समय भी ये लेता है। ठीक है, हम दूसरा कोई पैकेज ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। सो ठीक है लेते कौन सा भी, हमें क्या इंस्टॉल ही करके देखना है। सो IVH जेड लाइब्रेरी समथिंग 9.1 कौन सा आया है 1 लास्ट वाला आया है। यम तो होगा पहले से अवेलेबल। हाँ, सो 64 RPM ये भी पहले से। ठीक है दूसरा ट्राई कर लेते हैं RPM हाइफन IVH। ठीक है ऊपर जाओ, ESC लिनक्स पॉलिसी, ESC लिनक्स अवेलेबल होगा। जैसे थोड़ा सा नाम समझ में आए ऐसा लेते, नहीं तो अलग नाम लिया तो समझ में नहीं आएगा। एक काम करते RPM हाइफन IVH देन DHCP है क्या देखते हैं यहाँ पे, DHCP हाइफन सर्वर है। ठीक है सर्वर, इस पैकेज को इंस्टॉल करके देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे DHCP पैकेज को इंस्टॉल करने का ट्राई कर रही हूँ, तो इसने क्या दिखाया कि फेल डिपेंडेंसीज। अगर ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है तो ये पैकेज चलने के लिए आपको DHCP हाइफन कॉमन इस पैकेज की ज़रूरत है। जैसे देखो होता है आपका कि एक सॉफ्टवेयर चलने के लिए दूसरे डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, सेम कि बोल रहा है अगर आपको DHCP हाइफन सर्वर लाइक इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको DHCP हाइफन कॉमन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है ट्राई कर लेते हैं RPM हाइफन IVH DHCP हाइफन कॉमन। देन अब देखो ये इंस्टॉल हुआ, देन अभी तो एक ही डिपेंडेंट था, अगर और भी मैक्सिमम डिपेंडेंट होते देखो कि ये डिपेंडेंसीज को खुद से सॉल्व नहीं करता। डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर अगर 10 है तो 10 आपको खुद से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसे भी होता है ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए गए ना तो इसके रिलेटेड और 4 पैकेज होते हैं तो पहले डालने हैं आपको। अगेन उसमें से कोई इंस्टॉल करने के लिए गए तो बोलता है मेरे रिलेटेड भी और 2 पैकेजेस है। इसमें क्या होता है आपका मैक्सिमम टाइम चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक किसका है RPM का, कि ये डिपेंडेंसीज को खुद से सॉल्व नहीं करता। मतलब जितने भी डिपेंडेंट वाले सॉफ्टवेयर है तो ये खुद से सॉल्व नहीं करता, मतलब इंस्टॉल नहीं करता, सब स्टेप बाय स्टेप हमसे करवा के लेता है। हर एक सॉफ्टवेयर आप स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करने के लिए जाओगे तो उसके रिलेटेड और भी पैकेजेस होते हैं तो मैक्सिमम टाइम लेता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक किसका है RPM का। कि सपोज देखो पहले वाला ड्रॉबैक देखो, वी कैन नॉट इंस्टॉल डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इन सिंगल शॉट, कि कोई डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है तो एक बार में ही आप उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले डिपेंडेंट को सॉल्व करना पड़ता है, मतलब इंस्टॉल करना पड़ता है। देन उसके बाद आप मेन वाला सॉफ्टवेयर करोगे। डिपेंडेंट को करने के लिए जाते हो तो मैक्सिमम टाइम उसके डिपेंडेंट है तो वो भी पहले आपको लाइक इंस्टॉल करने, तो इसमें मैक्सिमम टाइम चला जाता है। ओके सो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका कि डिपेंडेंसीज को ये सॉल्व नहीं करता। दूसरा यूज़र कंफर्मेशन नहीं लेता। और एक कि अगर आपको RPM से पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपकी लोकेशन जहाँ पे पैकेज प्रेजेंट है वहाँ पे होनी चाहिए, तभी आपका RPM से पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे
हम ऐप स्ट्रीम में गए थे पैकेज के इंसाइड, जहाँ पे हमारे पैकेज प्रेजेंट है उसी लोकेशन पे हम प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे हम पैकेज जो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो करंटली जहाँ पे पैकेजेस है वहाँ पे ही हम अवेलेबल है, तभी आप आरपीएम से पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, सो आरपीएम में ड्रॉबैक है, इसलिए आरपीएम कमांड अभी यूज़ नहीं की जाती। तो ओनली आपको नॉलेज पर्पस से पता होना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, सो आरपीएम कमांड क्यों यूज़ नहीं होती, तो आपको ड्रॉबैक बताना कि डिपेंडेंसीज को सॉल्व नहीं करता, यूज़र कंफर्मेशन नहीं लेता। ओके, देन नेक्स्ट कमांड है हमारी, तो इसके कुछ ऑप्शन है कैसे इंस्टॉल करने, ये देखा है हमने। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी नेटवर्क इंस्टॉलेशन। तो नेटवर्क इंस्टॉलेशन में हम यूज़ करते हैं यम कमांड। ओके, सो मैक्सिमम कंपनी में अभी यूज़ होती है आपकी यम कमांड। अब यम के मतलब जैसे ही हमें उसके आगे भी एक न्यू कमांड आई है DNF। ओके, सो DNF जैसे यम आता है आपको, तो DNF आप 100% यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दोनों ही प्रैक्टिकली सेम है, ओनली थ्योरी में डिफरेंस है। तो वो भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखो यम का फुल फॉर्म है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। मैंने आपको बोला था हमारा लिनक्स ओपन सोर्स है, तो पहले कैट मिला था, अब डॉग मिला। ओके, मतलब कि मैक्सिमम आपको यहाँ पे एनिमल के नाम मिलेंगे। तो यम एक ओपन सोर्स पैकेज मैनेजमेंट टूल है, जो कि हम पैकेज इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यम से आप इजीली पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड जो आपके आरपीएम में ड्रॉबैक थे, वो सारे ड्रॉबैक को ओवरकम करता है यम कमांड। मतलब यम कमांड डिपेंडेंसीज को खुद से सॉल्व करता है, देन यूज़र का कंफर्मेशन लेता है, एंड यम से आप किसी भी लोकेशन पर प्रेजेंट हो तभी भी आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। मतलब ज़रूरत नहीं कि जहाँ पे हमारे पैकेजेस है वहाँ पे हम प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट हमें यूज़ करना है यम कमांड। ठीक है, तो आते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर। देन मैं कंट्रोल F करती हूँ, क्लियर। बाहर आते, करंटली हमारी लोकेशन अलग है। देखो, अब मैं यहाँ पे कमांड एंटर करती हूँ यम इंस्टॉल, मुझे HTTPD पैकेज इंस्टॉल करना है। देन एंटर। जैसे मैंने इंस्टॉल करने का ट्राई किया, देखो एक एरर दे रहा है कि ये बता रहा है देर आर नो इनेबल रेपो। ठीक है, सो इसकी रेपो कौन से /etc के इनसाइड yum.repos.d। तो यम कमांड कहाँ पे जाके सर्च करती है, इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, कि ये हमारे ISO फाइल के पास नहीं जाएगी अभी डायरेक्टली, बिकॉज इसे पता ही नहीं पैकेजेस कहाँ पे। तो हमें ओनली क्या करना है, इसके रेपो में इसे समझाना है कि हमारे पैकेजेस कहाँ पे स्टोर है, ISO फाइल में। ये हमें किस में बताना है, इस रेपो में। तो यम कमांड ऑलवेज किससे जाके पूछेगी, etc के इनसाइड yum.repos.d, एंड देन आपकी लोकेशन कहाँ पे भी हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये ऑलवेज इससे जाके ही कम्युनिकेशन करेगा कि मुझे बताओ कि आपके पैकेजेस कहाँ पे। ओके, सो हमें यम में मतलब इस फाइल में समझाना पड़ेगा कि हमने पैकेजेस कहाँ पे रखे, ISO फाइल में। तो आते यहाँ पे LSBLK करो, बिकॉज ISO में हमारे पैकेजेस हैं। तो ये पाथ हम कॉपी कर लेते हैं एंड जाओ CD etc के इनसाइड yum.repos.d, ls। देन इसके इनसाइड एक फाइल दिख रही है आपको redhat.repo, एक कैशे फाइल है, जितनी बार डिलीट करोगे अगेन ये क्रिएट हो जाती है। देन यहाँ पे आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट एक्सटेंशन कंपलसरी आपको देना है .repo। नाम अपने हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, सो VIM नाम देते लाइक server.repo। इंसर्ट यहाँ पे लिखना है आपके पैकेजेस कहाँ पे, ISO फाइल में दो डायरेक्टरी के इनसाइड एपस्ट्रीम एंड बेस OS। ठीक है, सबसे पहले ID देना है, ID में आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब कि लाइक आपको जो भी पसंद है। नेक्स्ट नेम, इसे कुछ नेम देना है, तो मैं सपोज नेम देती हूँ यहाँ पे एपस्ट्रीम। आपने अलग लिखा तो भी चल जाता है, नेम अपने हिसाब से हम दे सकते हैं। ओके, कंपलसरी नहीं कि एपस्ट्रीम ही देना चाहिए। ओके, मैं चाहे तो यहाँ पे ओनली ऐप दे सकती हूँ। नेक्स्ट
बेस यूआरएल, इसे बताना है कि हमारे जो पैकेजेस है वो कहाँ पे स्टोर है। तो लोकली स्टोर है अभी, बिकॉज आईएसओ फाइल के इनसाइड है। तो लोकली के लिए हम यूआरएल यूज़ करते हैं फाइल, देन पेस्ट करना है यहाँ पे आईएसओ फाइल का पाथ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आईएसओ फाइल के इनसाइड एपस्ट्रीम फोल्डर में, अब एपस्ट्रीम का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एपस्ट्रीम का ए कैपिटल है, यस कैपिटल है। ओके, इसमें गलती की तो आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, देन नीचे आना है, यहाँ पे लिखना है इनेबल्ड इक्वल्स टू 1। इसका मीनिंग होता है कि इनेबल इक्वल्स टू 1 लिखा मतलब ए वाला यूआरएल जो दिया है आपने ए एक्टिव है, 0 लिखा तो इनएक्टिव है। ओके, मतलब इनेबल का मतलब ए वाला आपका यूआरएल काम करता है, तो यम इसके ऊपर आके सर्च करेगा। 0 लिखा तो इसे वो सर्च नहीं करेगा। ठीक है, जब भी कोई पैकेज आपका होता है तो उसके रिलेटेड की भी होती है। जब पैकेज बनता है तो जब भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके साथ एक की भी होती है। तो अगर वो की आपको वेरीफाई नहीं कर रही है तो यहाँ पे लिखना है जीपीजी चेक इक्वल्स टू 0, हमें की वेरीफाई नहीं करनी। ओके, सो जीपीजी चेक इक्वल्स टू 0। सेम अब ये हुआ एपस्ट्रीम के लिए, ऐसे सेम किसके लिए लिखना है, बेस ओएस के लिए। सपोज मैंने उसे आईडी दिया 2, अगेन नेम बेस, देन बेस यूआरएल इक्वल्स टू फाइल कोलन / एंड पेस्ट कर दो। नेक्स्ट बेस ओएस का बी कैपिटल है एंड ओएस कैपिटल है। अगेन इनेबल इक्वल्स टू 1, बिकॉज इस पाथ पे भी आके चेक करना है, कुछ पैकेजेस आपके एपस्ट्रीम में है, कुछ बेस ओएस में। एंड नेक्स्ट लिखना है जीपीजी चेक 0 एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। अब कमांड डाल दो यम इंस्टॉल httpd, डन। देखो इस पैकेज के रिलेटेड कौन सा पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, httpd। इस पैकेज के इनसाइड जितने भी डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इसने खुद से कलेक्ट किए। ओके, एंड इसमें ये जो httpd पैकेज है कौन से रेपो में मिला, जिसका ID 1 है, तो हमने 1 ID किसे दिया है, एपस्ट्रीम को। तो ये पैकेज किस में मिला है, एपस्ट्रीम फोल्डर में। देन टोटल कितने पैकेजेस हो गए, 10 पैकेजेस। टोटल साइज किसकी कितनी इसकी 2.1 MB। इंस्टॉल करने के बाद कितनी होगी 5.9 MB। देन इज दिस ओके, करना है नहीं करना हमारे ऊपर डिपेंड है, बिकॉज वो कंफर्मेशन ले रहा है। सो यस, अब बोलो, अब आपको वैल्यू दे रहा है ना, यस। ठीक है, मतलब कि कितनी साइज होती है, टोटल कितने पैकेजेस से। देखो इसने पहले तो डिपेंडेंसीज को खुद से सॉल्व किया, यस। देन दूसरा कंफर्मेशन भी लिया, और थर्ड किसी भी लोकेशन पे आप प्रेजेंट हो एंड पैकेज इंस्टॉल करने का ट्राई करो तो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अगेन मुझे पैकेज रिमूव करना है, जैसे बोलते हो वैसे ही लिखना है यम। देन हमने इंस्टॉल करना था तो यहाँ पे क्या लिखा, इंस्टॉल। देन यहाँ पे रिमूव करना है तो लिखना है रिमूव, पैकेज हटाना है आपको। ठीक है, चलो दूसरा पैकेज इंस्टॉल करते हैं। यम इंस्टॉल सपोज DSCP -server, ये वाला पैकेज हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। देन अगेन एंटर। तो देखो इसके रिलेटेड कोई पैकेज नहीं है, तो ये बोल रहा है मैं एक ही पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, कोई डिपेंडेंट नहीं है। कौन से रेपो में मिला है, बेस ओएस में मिला है। एंड देन टोटल साइज कितनी है, इंस्टॉल होने के बाद कितनी होगी। सो इसने प्रॉपरली विजिबल किया एंड कंफर्मेशन ले रहा है, तो इज दिस ओके। सो मैंने नहीं बोला तो ये नहीं करेगा, ऑपरेशन को इसने अबॉर्ट कर दिया, जैसे आप बोलोगे वैसे ही काम करेगा। ठीक है, तो यम से आप किसी भी लोकेशन पे प्रेजेंट हो तभी भी आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। ओनली आपको बताना कहाँ पे पड़ेगा, यम के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उसे समझाना पड़ेगा। सारे पैकेजेस हमारे कहाँ पे, ISO फाइल में। ओके,
अब मानो कि जो आईएसओ फाइल है आपके पास, अगर ये सपोज कल रिमूव हो गई तो नेटवर्क से तो वो तो होगा, बट अभी तो हम आईएसओ फाइल से करते हैं ना। अगर कल जाके आईएसओ फाइल रिमूव हो गई, जैसे पहले हमारी रिमूव हुई थी, तो ये भी रिमूव हो सकती है ना। तो रिमूव हो गई तो आपके पैकेजेस इंस्टॉल होना स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज ये पैकेजेस किससे ले रहा है अभी, आईएसओ फाइल से। आईएसओ फाइल नहीं होगी तो इसे पैकेज कौन देगा, नहीं, तो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल ही नहीं होंगे। तो हम चाहते हैं कल सपोज आईएसओ फाइलें रिमूव भी हो गई, तभी भी हमारे पैकेजेस क्या होने चाहिए, इंस्टॉल होने चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस पैकेजेस को लोकली ला सकते हैं, मतलब एक फोल्डर में जो एपस्ट्रीम एंड बेस ओएस में पैकेजेस है उसे कॉपी पेस्ट करके लाते हैं, एंड देन हमारे यम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में उस फोल्डर का पाथ देते हैं। तो बिकॉज आईएसओ फाइल गई तो भी हमारे पैकेजेस कहाँ से इंस्टॉल होंगे, जो हमने डायरेक्टरी दी है, यस, ठीक है। सो कर लो, एक डायरेक्टरी क्रिएट करो, यम के डी आर, सपोज पीकेजी नाम देते। इस पीकेजी में आपको लाइक एपस्ट्रीम एंड बेस ओएस डालना है, बिकॉज सारे पैकेजेस उस दो डायरेक्टरी में है। तो जाते हैं आईएसओ फाइल के इनसाइड रन के इनसाइड मीडिया के इनसाइड रूट के इनसाइड RHEL आ गए। चलो कॉपी पेस्ट करना सबको आता है, कर लो कॉपी पेस्ट। cp -rb up एपस्ट्रीम करेक्ट, देन कर दूँ। अब इसकी साइज़ कितनी थी एपस्ट्रीम की, 6.3 GB। तो अब ये टाइम लेगा। वैसे तो आपने उसके साथ वर्बोस भी यूज़ किया है, हाँ, कंप्रेस करके डालेंगे तो पैकेज हमें इंस्टॉल करने हैं ना, एक्स्ट्रा वो तो एक्स्ट्रैक्ट करोगे, बट इससे अच्छा आप कॉपी पेस्ट ही डायरेक्ट कर लो। वैसे कंप्रेस होने के लिए भी वो टाइम लेगा, एक्स्ट्रैक्ट करने के लिए भी टाइम लेगा, इससे अच्छा हम कॉपी पेस्ट ही कर देते। अब वर्बोस यूज़ किया है तो उसे दिखाने के लिए भी टाइम लगेगा, ठीक है। अब वेट करो, देखना है हमें तो वर्बोस, देखो लाइन्स डिस्प्ले करना है तो थोड़ा सा वो टाइम लेता है। क्या है इतना इम्पोर्टेंट इन मोबाइल में, किसी को कॉल आता है, कॉल नहीं, आई थिंक मैसेज होगा। बार बार मोबाइल चेक करते हो। देखो देखो ऑनलाइन स्टूडेंट को भी हंसी आ रही है, हाँ, कौन मैसेज कर रहा है, सेशन कर रहे हो या तो मोबाइल देख रहे हो, है? सेशन कर रहे हो तभी भी ऑफलाइन स्टूडेंट को मैसेज सेंड कर रहे हो, हाँ, इतने सिंसियरली वो सारे सेशन कर रहे हैं। फिर से मैसेज किया, पंकज कर रहे हैं ना, पंकज कैमरा ऑन करो, गाइस करो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्विकली, क्या चलो क्विकली कैमरा ऑन करोगे, एंड देन
इसके हाँ। बाद जब भी आप ऑनलाइन सेशन अटेंड करोगे तो आपका कैमरा डेली ऑन रहेगा, अदरवाइज मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूँगी। यस, चलो क्विकली 1 मिनट में मैंने कैमरा, किया ही नहीं तो 1 मिनट में कैमरा ऑन होना चाहिए। डेली सेशन में आपका कैमरा ऑन रहेगा। अगर आपको ऑनलाइन, ओह मैम इतना नहीं। यस यस, चलो क्विकली, मुझे कैमरा ऑन दिखना चाहिए। अरेंज फाउंड क्या हुआ? नेटवर्क इशू। नो, नेटवर्क इशू नहीं है। कैमरा ऑन करो, देन देखेंगे हम नेटवर्क इशू है या नहीं। हेलो चलो जल्दी से, कुछ नेटवर्क इशू नहीं है। नेटवर्क इशू है तो कल ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करना है फिर। चलो ऑन रहने देना है कैमरा। जल्दी ओएस किया चेक था मैम। किया था, नहीं करके रखना है कंटिन्यूअसली। जैसे रहने दो मैम। नेक्स्ट, ठीक है, एब्स्ट्रीम तो हमारा कॉपी हुआ है, बेसोस कॉपी करना है। जैसे नेक्स्ट जाएंगे मीटिंग की तरफ, तब तक पंकज का कैमरा ऑन रहेगा, ठीक है। चलो CP-RV अब, देन बेस ओएस, देन कहाँ पे डालना है? PKG में। पंकज क्विकली, अदरवाइज मीटिंग से मैं आपको डिनाई करूँगी। इसके बाद आप मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर सकते डेली के लिए। यस, ऑन रखो एंड अच्छे से सेट करो प्रॉपरली। बार बार क्यों आपका कैमरा ऑफ हो रहा है? नेटवर्क इशू है आपका। हाँ, नेटवर्क इशू नहीं है, डेली नहीं आता नेटवर्क इशू। चलो जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो, क्विकली। ओके कंटिन्यूसली ऑन रखना है। हो गया नहीं? ये क्या है? ब्लैक रेड, अच्छे से कैमरा सेट करो क्विकली। ओके ओके आपकी वजह से एक सेशन गया तो आपको एक सेशन लेना पड़ेगा। ओके, चलो देखो एब्स्ट्रीम, चेक में क्या भेज रहा है आपको। एब्स्ट्रीम एंड बेस कॉपी हो गए हमारे। देन पीकेजी में आए, वेरीफाई करो। सो पीकेजी में अभी एब्स्ट्रीम एंड बेस ओएस प्रेजेंट है। अब कहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा? ETC के इनसाइड yum.repos.d में, ठीक है। देन यहाँ पे एक फाइल है आपकी server.repo, जाओ इसमें server.repo। अब पहले पाथ दिया था हमने ISO का, बट अभी हमारे पैकेजेस कहाँ पे, मतलब एब्स्ट्रीम एंड बेस ओएस PKG में, ठीक है। सो एडिट कर लो इसे। डन, एस्केप, शिफ्ट कोलन, राइट एंड क्विट फोर्सफुली। देन अब देखो कि हमारा पहले वाला पाथ कौन सा था? ISO फाइल वाला, तो उसकी इंफॉर्मेशन कैशे में स्टोर है, बिकॉज redhat.repo है कैशे फाइल जो होती है आपकी। कैशे वाली इंफॉर्मेशन कौन सी है?
ISO फाइल वाला पाथ स्टोर है, तो हमें उसे क्लीन करना है। तो कमांड यूज़ करो yum clean all, सारी इंफॉर्मेशन पहले वाली क्लीन हो जाएगी। ओके, मतलब इसके पास पुरानी इंफॉर्मेशन थी कि हमारा जो भी ISO था वो वहाँ पे हमने ISO फाइल का पाथ दिया था। ठीक है, सो क्लीन हो गई। अगेन रेपो लिस्ट जनरेट करो, तो कमांड यूज़ करोगे यम रेपो लिस्ट, तो आपकी रेपो लिस्ट जनरेट हो गई, मतलब न्यू वाली इंफॉर्मेशन इसके पास आ गई। हमारे पैकेजेस कहाँ पे अभी पीके के देख लो, यम इंस्टॉल, देन कौन सा करना है अभी, सपोज BSCFTPD है क्या, हमने अनइंस्टॉल किया था ना BSCFTPD। यस, देखो हो रहा है प्रॉपरली इंस्टॉल। यस, तो अभी जो पैकेज आपका इंस्टॉल हुआ है किससे इंस्टॉल हुआ है, /pkg से, बिकॉज हमने वहाँ पे लोकेशन किसकी दी है, /pkg की। ओके, सो यम से आप पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, देन अनइंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, बट अपडेट करना हम नेक्स्ट सीखेंगे जब हम रेड हैट के साइट से कनेक्ट करेंगे। अभी के लिए हमें मैनेज करने हैं पैकेजेस ओनली ISO फाइल से। ठीक है, सो यम से आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, उसकी रेपो में डालना है, यहाँ पे भी सारी स्टेप दी आपको। ठीक है, सो रेपो में जाके कैसे मेंशन करना है। अभी के लिए देखो हमें क्या करना है कि अभी तो हमारे पैकेजेस किससे इंस्टॉल हो रहे हैं, PKG से।